कुल मिलाकर दुनिया में वर्तमान समय में, वैसे तो देखिए हम जब सूची बनाने लगे तो 300-400 समस्याएं मेरे सामने दिखी, लेकिन उन 300-400 में से जब हम गहराई से विचार करने लगे तो हमको दिखा कि अधिकांश समस्याएं बाई प्रोडक्ट हैं, वास्तव में मौलिक समस्या नहीं है। मौलिक समस्याएं हमारे सामने दो ही है। एक, दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति में स्वार्थ और हिंसा, ये दो बढ़ रहा है। दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति में एक बड़ी समस्या है, क्योंकि हर जगह मनुष्य ही जाता है, और जब स्वार्थ और हिंसा बढ़ेगी तो जहां जाएगा वहीं जाकर के विकृति पैदा करेगा। एक समस्या तो ये है। और दूसरी बड़ी समस्या है, वो है कि व्यवस्था में निरंतर केंद्रीकरण, जिसको हम तानाशाही कहते हैं, तानाशाही प्रवृत्ति का विस्तार। अब ये स्वार्थ और हिंसा के माध्यम से हो रहा है या कोई अन्य कारण है, वो अलग से सोचा जाएगा। लेकिन लगातार दुनिया में तानाशाही प्रवृत्ति व्यवस्था में बढ़ रही है। ये दो स्थितियां पैदा हो रही हैं। इन दोनों में भी अगर हम तुलना करें तो सारे दुनिया में वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या है राजनैतिक शक्ति का विस्तार। इसी को हम लोग कहते हैं लोकतंत्र। जो लोकतंत्र का विस्तार हो रहा है, ये एक बड़ी समस्या है। कि एक बात एकदम सही है कि तानाशाही की तुलना में लोकतंत्र कम बुरा होता है। तानाशाही सबसे खराब है। कम से कम लोकतंत्र में थोड़ा सा कभी 5 साल में एक दिन तो हमारा नंबर आता है। तानाशाही में तो वो भी नहीं आता है। तानाशाही की तुलना में तो लोकतंत्र कम बुरा है, लेकिन लोकतंत्र कोई इलाज नहीं है कि लोकतंत्र कोई इलाज है। हमने लोकतंत्र को ही समाधान मान लिया। इसको मैं आपको थोड़ा सा बारीकी से समझा देता हूं। लोकतंत्र भी एक प्रकार की आंशिक तानाशाही है। ये लोकतंत्र कोई मतलब अच्छी व्यवस्था नहीं है। अब अंतर क्या है इन दोनों में, तानाशाही में और लोकतंत्र में, वो मैं आपको बता दूं। कुल मिलाकर मनुष्य के अंदर दो बुराइयां होती हैं। एक होती है बल प्रयोग और दूसरी है चालाकी। तीसरा कोई अपराध नहीं होता है। दो कार्य अगर आपके अंदर नहीं है तो आप देवता हैं। बल प्रयोग और धूर्तता, ये दो मनुष्य के अंदर होते हैं। तो उसी तरह हमारी शासन व्यवस्था में भी बल प्रयोग और धूर्तता दोनों का प्रयोग होता है। अगर बल प्रयोग है राज्य के अंदर तो वो तानाशाही है। बल प्रयोग हुआ तो तानाशाही है। लेकिन अगर धूर्तता है, ठगी जिसको हम कहते हैं, अगर कोई ठगी है तो वह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में बल प्रयोग नहीं होता है और तानाशाही में धूर्तता नहीं होती है। बल प्रयोग, अगर बल प्रयोग से कोई शासन
अगर स्थापित हो रहा है तो उसको हम मानते हैं कि ये बल प्रयोग से जो हुआ है ये तानाशाही है। और अगर कोई चालाकी से सरकार चल रही है तो वह लोकतंत्र है। लोकतंत्र किसी भी रूप में, लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? सीधी परिभाषा है लोक नियंत्रित तंत्र। आज तक दुनिया में लोक नियंत्रित तंत्र हुआ ही नहीं कहीं भी, लोक नियुक्त तंत्र हो गया। कोई छोटे मोटे देश कहीं डायरेक्ट डेमोक्रेसी वाले होंगे, उनको आप किनारे कर दीजिए, उनकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन वस्तु स्थिति सच्चाई ये है कि लोकतंत्र दुनिया में कहीं आया ही नहीं। सब जगह जो लोकतंत्र आपको दिखाई दे रहा है ये धूर्तता से सरकार चल रही है, ठगी से। यह लोकतंत्र है हमारे बीच में। इस लोकतंत्र को हम एक तानाशाही से, भाई देखिए, अगर कोई चीज बल प्रयोग से प्राप्त की गई और कोई चालाकी से प्राप्त की गई तो बल प्रयोग की तुलना में चालाकी को कम बुरा माना जाता है। लेकिन ठगी, चालाकी अच्छी स्थिति तो नहीं मानी जाती है कभी भी। ये मैं आपको मोटी मोटी बात आपको मैं बता रहा था। तो जो लोकतंत्र है दुनिया में, ये लोकतंत्र अप्रत्यक्ष रूप से धूर्तता के अलावा कुछ नहीं है। मैं आपको लोकतंत्र और तानाशाही का अंतर बता दिया। देखिए, तानाशाही में क्या क्या चीजें आती हैं। तानाशाही में व्यक्ति के मौलिक अधिकार नहीं होते हैं और संविधान गुलाम होता है। लोकतंत्र में व्यक्ति के मौलिक अधिकार तो होते हैं लेकिन संविधान गुलाम होता है। बस इतना ही फर्क है। तो मैं आपको एक नई बात बता दिया कि लोकतंत्र और तानाशाही में केवल एक फर्क होता है कि तानाशाही बल प्रयोग से आती है और लोकतंत्र ठगी से आती है, धूर्तता से। धूर्तता से अगर कोई सरकार चल रही है तो लोकतंत्र है वो। ये कोई आदर्श स्थिति तो नहीं है हमारे सामने। अब ये चलता कैसे है, इस बात पर विचार करिए आप। ये कैसे? क्योंकि देखिए, मैं जो आपको बता रहा हूं ये आपको भारत के बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं तो सारी दुनिया का इतिहास आपको बता रहा हूं। और जो भी मैं ज्ञान कथा में बता रहा हूं या कोई 100-200 साल का नहीं है। युग माने, युग का मतलब ये नहीं है कि ये 100 साल का है। युग परिवर्तन, इसका मतलब कि कई हजार वर्षों से धीरे 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 हमारी जो समाज व्यवस्था है उसमें विकृतियां आई हैं। कई हजार वर्षों से आई है। अभी तक बढ़ते बढ़ते हम यहां तक पहुंच गए हैं, ये एक अलग बात है। तो तानाशाही और लोकतंत्र का मैंने जो आपको अंतर बताया कि तानाशाही बल प्रयोग से चलती है, उसमें धूर्तता बिल्कुल नहीं होती है, और लोकतंत्र में केवल धूर्तता होती है, इसमें बल प्रयोग नहीं हो सकता है। ये दोनों का अंतर मैं आपको बताया। लेकिन ये इतनी पॉपुलर क्यों हो रहा है लोकतंत्र दुनिया में, ये भी एक समझने की बात है। आज सारी दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र के विकल्प की खोज नहीं हो रही है। कोई आपको ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कहेगा कि भाई ये लोकतंत्र जो है ये ठीक नहीं है, इसके जगह पर कोई नई व्यवस्था पर चिंतन मंथन किया जाए। हम लोगों को छोड़कर दुनिया में कोई भी विकल्प के बारे में नहीं सोच रहा है।
तो इतनी बड़ी दुनिया, इतने बड़े बड़े विद्वान, इतने ऊंचे ऊंचे लोग, और लोकतंत्र का विकल्प क्यों नहीं खोज रहे हैं? यह लोकतंत्र स्थापित कैसे होता जा रहा है? सारी दुनिया में आपको ये आम तौर पर ये बात मिलेगी कि बस लोकतंत्र ही हमारा सब कुछ है, यही तो भगवान है। लोकतंत्र की इतनी प्रतिष्ठा क्यों बढ़ रही है? इस पर हम लोगों को समझना पड़ेगा। मैं आपको साफ बता दूं कि लोकतंत्र धूर्तता से आता है, बल प्रयोग से नहीं आता है। और जो धूर्त होते हैं वो सबसे पहले आपका ब्रेन वॉश करते हैं, क्योंकि जब ब्रेन वॉश आपका कर देंगे तो आप उसके पीछे पीछे आंख बंद करके चलना शुरू कर देंगे। तो ब्रेन वॉश शुरू होता है। अब ब्रेन वॉश कैसे होता है, उसका माध्यम क्या है? तो दुनिया में जिनको हम मार्गदर्शक मानते हैं, जो राह बताने वाले लोग होते हैं, उनको अपने साथ ये धूर्त लोग जोड़ लेते हैं। लोकतंत्र के समर्थक लोग उनको अपना मोहरा बनाएंगे, उनके मुंह में थोड़ी सी रोटी डाल देंगे, कोई प्रतिष्ठा डाल देंगे, बस उनका काम पूरा हो गया। ये आपका ब्रेन वॉश करते हैं। ये है कौन कौन? तो जो ब्रेन वॉश करने वाले लोग हैं, ये दुनिया में अनेक अलग अलग प्रकार के लोग हैं। साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, गुरु लोग हैं, शिक्षक लोग हैं, धर्मगुरु हैं। ये सब आपका ब्रेन वॉश करते हैं हमेशा। ये बड़े बड़े विद्वान हैं। आप गहराई से अगर विचार करेंगे तो दुनिया के अधिकांश कलाकार, साहित्यकार, धर्मगुरु, कॉलेज स्कूल के बड़े बड़े जो विचारक हैं, सब के सब सरकार से बिके हुए हैं। इसमें आपको जल्दी कोई स्वतंत्र नहीं मिलेगा। किसी को सरकारें सम्मान दे देती हैं, बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त हो गया। अब सम्मान प्राप्त हो गया, आपकी जबान बंद, बोल ही नहीं सकते हैं अब तो, क्योंकि आपको तो सरकार के द्वारा सम्मान प्राप्त हो गया है। किसी को पैसा देना शुरू कर देंगे। चारों तरफ से जितने ब्रेन वॉश करने वाली जितनी इकाइयां हैं, उन सारी इकाइयों को ये लोकतांत्रिक शक्तियां एक प्रकार से गुलाम बना लेती हैं। और ये सारे मिलकर आपको चारों तरफ से ब्रेन वॉश आपका करते हैं। यही आपको सब बात समझाएंगे, सारा झूठ। कलाकार, साहित्यकार, यही सब प्रवचनकर्ता, धर्मगुरु, सबका कहीं ना कहीं सरकार से संबंध आपको मिलेगा। और ये आपका ब्रेन वॉश करते रहते हैं। आप थोड़ा गहराई से सोचिएगा, दुनिया की अधिकांश झूठ सत्य के समान दुनिया में स्थापित है। अधिकांश झूठ भारत में भी उसी तरह है। दुनिया का सारा जितना झूठ है सब भारत में सत्य के समान स्थापित है। मैंने सूची बनानी शुरू की कि भाई कितनी झूठी बातें हैं जो भारत में सत्य के समान है। सूची बनाना शुरू किया तो 100, 150, 200, 300, 400 तक नंबर चला गया। मैंने रोक दिया, हम कहे अब कितना बनाएंगे। 100% झूठ है।
और भारत का हर आदमी उसको सत्य मान रहा है, क्योंकि उसका ब्रेन वॉश हो कर दिया गया है। आप ये सारा झूठ आपको बचपन में माता पिता से मिल जाएगा, आपके संस्कार में डाल दिया जाएगा वो झूठ। तो माता पिता से आपके संस्कार में झूठ एकदम 1% भी सच्चाई नहीं है उसमें, लेकिन आपके बचपन से उसको सच वही हो गया। अब थोड़ा सा आप बड़े हो गए, स्कूल में चले गए, स्कूल के किताब में वही झूठ आपको मिलेगा। और ये झूठ मैं बता दिया आपको कि 300-400 हैं। आप जितनी किताब पढ़िएगा वो 300-400 झूठ आपको किताब में मिलेगी, और सब झूठ है। किताब में आपको वही मिलेगा, कॉलेज में जाइए, कॉलेज में आपको वही झूठ मिलेगा। कवि कविता सुनाने आएंगे तो कविता सुनाने आएंगे तो वही झूठ बोलेंगे, वही स्थापित होगा। कहीं आप थिएटर में चले गए, नाटक देखने चले गए, सिनेमा देखने चले गए, वही झूठ परोसा जाएगा वहां भी। बड़े अच्छे धर्मगुरु प्रवचन करने आ गए, वो भी वही झूठ परोसेंगे आपको, क्योंकि ब्रेन वॉश कर दिया गया है सबका एकदम से। और ये ब्रेन वॉश 100-200 साल का नहीं है, धीरे 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 हजारों वर्षों से होता आ रहा है और आगे भी चलता जा रहा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हम लोग भी, अपने भी जो लोग हैं, हम अपने बच्चों को वही सिखा रहे हैं जो झूठ है, वही बता रहे हैं, क्योंकि जानते ही नहीं है कि सत्य क्या है। ये जो 300-400 ऐसी परिभाषाएं हैं, परिभाषा उसको हम कहते हैं। आप जो परिभाषा सुन रहे हैं, अगर वो परिभाषा ही गलत हो जाएगी तो आप क्या कर लीजिएगा, जैसे कल्पना करिए कि आपको एक बीमारी हो गई, किसी को टीबी हो गई, किसी को कैंसर हो गया। अगर डॉक्टर ने जो रिपोर्ट दी है वो रिपोर्ट कहीं बदल गई नाम में, टीबी वाले में कैंसर आ गया, कैंसर वाले में टीबी आ गया, तो आप आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, आप खूब इलाज करा रहे हैं। इलाज कराने से क्या होगा, क्योंकि आपको तो बीमारी है टीबी और रिपोर्ट में आ गया है कैंसर। अब डॉक्टर भी उसी हिसाब से कर रहा है। मैं भोग चुका हूं इस बात को भी पूरा, कैंसर और टीबी का, इसलिए मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूं, अपना अनुभव कि कैंसर है कि टीबी है, कैंसर है कि टीबी है, इसी झमेला में। तो मेन बात यह है कि अब अगर कोई आकर कह दे कि अरे तुम्हारे अंदर तो ये तो इलाज तो टीबी का हो रहा है लेकिन लक्षण नहीं है, तो आप कहेंगे वाह साहब, इतना स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने बताया है और इतनी बड़ी जांच होकर के हमको बताया गया है। आप बदलने को तैयार नहीं होंगे जल्दी। तब जरूरत पड़ती है क्या, अच्छा एक बार और जांच कराओ। अब हजारों वर्षों के बाद जो रिजल्ट हमको दिखाई दे रहा है, उस रिजल्ट के बाद जरूरत आ गई है कि एक बार फिर से समाज शास्त्र पर विचार किया जाए। ये 300-400 क्या क्या असत्य आपके सामने परोसा जा रहा है। मैं आपको 300-400 पर चर्चा तो अभी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि देखिए ये जो ज्ञान कथा है, इस पर अगर विस्तार से चर्चा की जाए तो 365 दिन लगेगा। 365 दिन हम लोग चर्चा करेंगे, अगर एक 2-2 घंटा, तो पूरी ज्ञान कथा होगी। और हमको 12 घंटे में पूरा करना है। एकदम हम संक्षेप में आपको नमूने के तौर पर आपके सामने रखेंगे। केवल कुछ बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं जो असत्य के समान
कि इस तरह भारत में प्रचलित है और दुनिया में प्रचलित है। समाज शब्द वास्तव में समाज पूरे विश्व का एक होता है, समाज सबसे ऊपर होता है, धर्म समाज का मार्गदर्शक होता है, राज्य रक्षक होता है। सीधा संबंध है एकदम, और कोई संबंध इसके अंदर कोई भी कुछ भी अगर कोई कहता है तो गलत है। आप पढ़ क्या रहे हैं? धर्म सबसे ऊपर होता है, कोई कहेगा राष्ट्र सबसे ऊपर होता है, और समाज की कोई गिनती नहीं है। समाज की परिभाषा बदल दी गई। जाति समाज, धार्मिक समाज, महिला समाज, पुरुष समाज, टुकड़ा टुकड़ा समाज को कर दिया गया। और यहां तक कि एक तो समाजवाद शब्द आ गया। भाई साफ अर्थ है समाजवाद का, कि समाजवाद का अर्थ होता है समाज सर्वोच्च। अब यहां समाजवाद का क्या अर्थ आ गया, उसको अर्थ के साथ जोड़ दिया गया, तो समाजवाद की परिभाषा बदल दी गई। इसी तरह आपको मैं बताऊं, धर्म शब्द की परिभाषा बदल करके उसको एक तरह से संप्रदाय के रूप में ले लिया गया। धर्म शब्द को, तो धर्म शब्द की परिभाषा बदल दी गई। धर्म तो वास्तव में व्यक्तिगत होता है, संगठनात्मक होता नहीं है। संगठन धर्म बन गए, संप्रदाय धर्म बन गए। बड़ी विचित्र बात है कि संप्रदाय भी धर्म बन गए। अब धर्म के बीच में मारकाट होने लग गई। धर्म में भी कहीं मारकाट होती है क्या? अगर सारी दुनिया का आप ठीक से आकलन करेंगे, जितना अत्याचार अपराधियों ने किए हैं उससे कई गुना ज्यादा धार्मिक कंपटीशन में हुए हैं। इतने लोग मरे हैं, तो धर्म की परिभाषा ही बदल दी गई। अब तो धर्म का अर्थ कहीं कर्तव्य है ही नहीं। कहीं भी धर्म का अर्थ या तो हिंदू, मुसलमान, ईसाई, फलाना ढिकाना, यही से सब धर्म है, बाकी कोई धर्म नहीं है। संगठन को धर्म बना दिया गया है। इसी तरह से अगर हम लोग विचार करेंगे, परिवार व्यवस्था, अब परिवार व्यवस्था को विकृत कर दिया गया एकदम से। परिवार की सारी जितनी परिभाषा थी, परिवार टूट रहे हैं, क्योंकि परिवार में कोई सामाजिकता ही नहीं। सारे परिवार के मामलों में सरकार का दखल हो गया, तो परिवार, गांव सब खत्म हो गया। सब तो परिवार की परिभाषा बदल दी गई एकदम से। ये कोई उचित तो नहीं था, लेकिन बदला गया है। एक शब्द में बार बार आपको बोला, मूल अधिकार। मौलिक अधिकार जो होते हैं ये प्रकृति प्रदत्त है। मौलिक अधिकार कुल मिलाकर एक होता है, असीम स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है बस। बाकी कोई मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन मौलिक अधिकार की परिभाषा ही बदल दी गई। ऐसा पढ़ाया जा रहा है किताबों में हम लोगों को कि मौलिक अधिकार संविधान प्रदत्त है। अरे ना समझो, मौलिक अधिकार संविधान प्रदत्त कहां से आ गया? संविधान मौलिक अधिकारों के सुरक्षा की गारंटी देता है। मौलिक अधिकार हमको देता नहीं है। मौलिक अधिकार तो हमारे प्राप्त है प्राकृतिक रूप से, लेकिन पढ़ाया जा रहा है। मौलिक अधिकार कम ज्यादा किया जा रहा है, प्राकृतिक अधिकार को आप कम ज्यादा कैसे करेंगे? परिभाषा ही बदल दी गई, और वही परिभाषा हम पढ़े जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, लोगों को बताए जा रहे हैं कि मौलिक अधिकार संविधान प्रदत्त है।
तो मौलिक अधिकार 7 तरह के होते हैं, तो कहीं 7 तरह के होते हैं, कहीं 5 तरह के होते हैं, कहीं ऐसे कहीं वैसे। ये मौलिक अधिकार हो गए सब। तो मौलिक अधिकार की पूरी परिभाषाएं ही बदल दी गई हैं। आप पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, संविधान सबसे ऊपर होता है। अब बताइए, संविधान समाज से भी ऊपर होता है क्या? संविधान जो है वो समाज के लिए है, समाज संविधान के लिए नहीं है। तो संविधान की परिभाषा बदल दी गई। किसी से आप पूछ लीजिए, गूगल से पूछ लीजिए कि संविधान की क्या परिभाषा है, बता ही नहीं सकता है, क्योंकि पता ही नहीं है संविधान की क्या। अंड बंड कुछ भी संविधान की परिभाषा बता देंगे। सारा संविधान की सारी रद्दी परिभाषाएं। और इसीलिए आज सारी दुनिया की जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, उन समस्याओं के पैदा करने में संविधान के प्रति सम्मान, ये उसका एक कारण है कि हम संविधान के प्रति आंख बंद करके सम्मान कर रहे हैं, और ये संविधान कूड़ा कचरा है। जब आप ये सोचिए कि जब आप गंदी हवा में ही दिन भर रहेंगे, वर्षों रहेंगे, तो परिणाम तो खराब होंगे ही, उसके स्वास्थ्य तो बिगड़ेगा ही। तो जब ये रद्दी संविधान को ही आप भगवान मानेंगे, तो सब तो होना ही है। क्यों? क्योंकि संविधान की परिभाषा बदल दी गई, और हम उस परिभाषा को आज भी संविधान की परिभाषा मानते हुए हमेशा चल रहे हैं। अपराध शब्द की परिभाषा, अपराध तो कुल मिलाकर के 2 होते हैं दुनिया में, बल प्रयोग और धूर्तता, बस। तीसरा कोई काम अपराध नहीं होता है। बल प्रयोग और धूर्तता, ठगी। पता नहीं, अब अपराध की परिभाषा, तो अपराध की परिभाषा ही बदल दी गई। अभी तक अपराध गैर कानूनी और अनैतिक में क्या फर्क होता है, ये भी अगर पूछना होगा तो आपको दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेगा। मिलेगा तो हम लोगों के ही सेंटर से आपको मिल सकता है। अपराध क्या है, गैर कानूनी क्या है, अनैतिक क्या है, इसको भी तो भाई आखिर समझना तो पड़ेगा हम लोगों को। ये तो सामाजिक परिभाषाएं हैं, मान लीजिए। आर्थिक परिभाषाओं पर विचार करिए। महंगाई एकदम झूठ। मैं 60-65 वर्ष पहले भी समझता था कि महंगाई घट रही है, और आज भी कहता हूं कि महंगाई घट रही है, और मैं अकेला का अकेला रह गया। 65 वर्ष में अकेले रह गया। कोई ये कहने वाला नहीं है, क्योंकि किताब में पढ़ रहे हैं बढ़ रही है, नेता कह रहा है बढ़ रही है, धर्म गुरु की बढ़ रही है, सब कह रहा है महंगाई बढ़ रही है। एक तो ये बजरंग मुनि जी के कहने से क्या हो जाएगा? तो महंगाई तो वास्तव में लोगों के नजर में तो बढ़ रही है, लेकिन वह सही स्थिति है कि महंगाई घट रही है। तो महंगाई शब्द पर हम लोग को समझना पड़ेगा। बेरोजगारी, बेरोजगारी शब्द का भी वही हाल है। कई बेरोजगारी की जो परिभाषा आप पढ़ रहे हैं, वो परिभाषा गलत है। ये सब अनावश्यक, ये सब परिभाषाएं आपके ऊपर लाद दी गई हैं। एक शब्द सोचिए आप, व्यक्ति और नागरिक में क्या अंतर होता है? जानते ही नहीं है। व्यक्ति और नागरिक में अंतर। बढ़िया लॉ कॉलेज में अगर हम पूछे, जाके गए पूछे, बता ही नहीं सके। प्रोफेसर लोग नहीं बता पा रहे हैं कि व्यक्ति और नागरिक में क्या अंतर होता है। आप सोचिए, पर्सनल लॉ और सिविल लॉ,
पर्सनल लॉ व्यक्ति का व्यक्तिगत होता है, सिविल लॉ सामाजिक होता है। साधारण अर्थ है एकदम कि व्यक्ति का व्यक्तिगत कानून पर्सनल लॉ हुआ। जब व्यक्ति किसी दूसरे के साथ जुड़ गया तो सिविल लॉ लागू हो गया, और अकेला है तो व्यक्ति है। मुसलमानों का पर्सनल लॉ कहां से हो गया? पर्सनल लॉ तो व्यक्तिगत होता है, तो पर्सनल लॉ और सोशल लॉ का ही अंतर नहीं मालूम है, पढ़े जा रहे हैं पर्सनल लॉ। अरे भैया, कभी पूछो तो कि पर्सनल लॉ का मतलब क्या होता है? व्यक्ति और नागरिक का जब आप अंतर समझेंगे, व्यक्ति अलग होता है, नागरिक अलग होता है। व्यक्ति के फंडामेंटल राइट होते हैं, नागरिक के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होते हैं। एकदम साधारण सी बात है, पढ़ाया ही नहीं जा रहा है, बताया ही नहीं जा रहा है कि व्यक्ति और नागरिक में क्या अंतर होता है, पर्सनल लॉ और सोशल लॉ में क्या अंतर होता है। ये आपको इस तरह का भी सीधा सीधा, इसी तरह मैंने आपको बताया कि लोकतंत्र की परिभाषा बदल दी गई, बलात्कार शब्द की परिभाषा बदल दी गई। बलात्कार शब्द में बलात् शब्द है, तो बिना मतलब के छेड़छाड़ करके दुनिया भर में उसमें 25 तरह का उसमें ड्रामा करके उस शब्द को इधर से उधर बदल दिया गया। भाषा, भाषा का आप जो अर्थ, भाषा को संस्कार के साथ जोड़ रहे हैं, भाषा का संस्कार से क्या संबंध है? भाषा तो सीधे होती है कि हम अपने विचार आप तक ठीक ठीक पहुंचा पा रहे हैं, इसका माध्यम भाषा है। रुपया, रुपया क्या है? कुछ नहीं है रुपया तो माध्यम है। हम आपको चावल दिए, गेहूं लिए, बीच में रुपया से लेन देन कर दिए, रुपया तो माध्यम है। रुपया क्या महत्व है? रुपया अगर सरकार रद्द कर दे, मोदी जी ने रद्द कर दिया, रद्द हो गया। रुपया क्या है? भाषा क्या है? भाषा हमेशा श्रोता के मुताबिक चलती है, और यहाँ क्या है, समझाया जा रहा है कि भाषा, तुमको ये भाषा बोलनी चाहिए, इस भाषा का, ये हमारी मातृभाषा है। अरे मातृभाषा रही होगी तेरी यार, सामने वाला की कौन सी भाषा है? अपने विचार ठीक ठीक दूसरे तक पहुंचे, इसका माध्यम भाषा है। भाषा का अर्थ बदल दिए, उसको मातृभाषा, फलाना ठिकाना जोड़ करके उसको, एक शब्द है समानता। दुनिया में दो व्यक्ति समान होते ही नहीं है कभी भी। स्वतंत्रता का महत्व है, स्वतंत्रता हमारा मौलिक अधिकार है। समानता कहां से? समानता जहां शब्द आया, समानता शब्द के आते ही असमानता पैदा हो जाएगी, क्योंकि किसी को अगर असमान को आप समान करेंगे तो किसी को कुछ देंगे, किसी से लेंगे, असमानता पैदा हो गई। तो जो समानता शब्द है, लेकिन दुनिया का हर राजनेता स्वतंत्रता के जगह समानता शब्द का उपयोग करेगा। सबको समान कर रहे हैं, समान करेगा तो असमान कर रहा है तू तो सबको। स्वतंत्रता का उल्लंघन करने के लिए समानता शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्वतंत्रता हमारा मौलिक अधिकार है, समानता हमारा संवैधानिक अधिकार हो सकता है, मौलिक अधिकार नहीं है। तो समानता के नाम पर स्वतंत्रता छीनी जाती है, ये भी हो रहा है सब जगह। तो इसी तरह से आप अधिकार और पावर, अधिकार को अंग्रेजी में कहते हैं राइट,
और शक्ति को कहते हैं पावर। ये दोनों अलग अलग हैं एकदम, अधिकार और शक्ति, लेकिन दोनों की परिभाषा बदल दी गई। अधिकार और शक्ति, पावर, इन दोनों का अंतर भी समझ में नहीं आता है। पावर को ही अधिकार कहने लग जाते हैं। ऐसी 300-400 परिभाषाएं मैं आपको बता सकता हूं कि ये सब गलत है, लेकिन धड़ल्ले से समाज में प्रचलित है, क्योंकि साहित्यकार बोलता है, कलाकार बोलता है, नेता बोलता है, धर्मगुरु बोलता है, स्कूल का शिक्षक वही पढ़ा रहा है, कॉलेज में वही पढ़ाई हो रही है आपके सामने, सब जगह जहां भी जाएंगे आपको वही बात सुनने को मिलेगी। और आपको घर में माता पिता भी वही बात बताते हैं। इस तरह सारा दुनिया का असत्य हमारे सामने सत्य के समान परोसा जा रहा है। तो ये तो आप सोचिए, विचार करिए कि जब इस तरह से हमारी परिभाषाएं ही बदल दी गई शुरुआत में ही, तो हम कहां से आगे लोकतंत्र का क्या समाधान कर पाएंगे। हमको तो बचपन से ही सिखा दिया गया कि बस लोकतंत्र ही सब कुछ है, सबसे अच्छा तरीका लोकतंत्र है, ये बता दिया गया है बचपन से। और इसलिए आज हम लोकतंत्र को ही सब कुछ मानकर चल रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे ही निवेदन है कि धीरे धीरे आप इस ज्ञान कथा के माध्यम से इस बात को पहचानिए कि दुनिया का सारा असत्य आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, और ब्रेन वॉश करके सत्य के समान आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। यह तो एक बहुत बड़ी समस्या है। आप कैसे चिंतन कर पाएंगे? आपको विचार करने के लिए मौलिक सोच चाहिए। मौलिक सोच आपको कहीं से मिलनी नहीं है। जो भी आपको बचपन से, जन्म से लेकर के और बड़े होते तक जहां भी आप जा रहे हैं, सब जगह आपको झूठ मिल रहा है, उसी को आप सच मान ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है ये। और इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप थोड़ा इन सब मुद्दों पर विचार करिए कि भाई ये इस प्रकार से किस तरह से ये हो रहा है। इसको हम लोग और आगे, अभी तो 9 महीने और बाकी हैं, आप पूछेंगे कि मुनि जी समाधान कब बताइएगा? तो भाई समाधान तो अभी देर है, आपको समाधान तो लास्ट में बताया जाएगा। अभी तो मैंने आपको परिभाषाएं बताई हैं। अब अगले महीने आपको और एक एक खंड, क्योंकि ये जो दुनिया की समस्याएं हैं, इन समस्या को बहुत विस्तार से समझना पड़ेगा। आपको एक एक खंड कर करके आपको समझना पड़ेगा, तब आप कहीं इनका समाधान समझ पाएंगे। ये मैं आपको आज की कथा के अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि एक बात आप ध्यान रखिए कि आज सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने अगर कोई है तो वह है लोकतंत्र के प्रति बढ़ता हुआ सम्मान। और जब तक लोकतंत्र का विकल्प तैयार नहीं कर पाते हैं, तैयार क्या करेंगे जब सोचेंगे तब ना, तो हम लोकतंत्र का विकल्प जब तक नहीं सोच पाते हैं तब तक किसी समस्या का समाधान नहीं सोच पाएंगे। क्योंकि लोकतंत्र ने हमारी परिवार व्यवस्था को निगल लिया, समाज व्यवस्था को तो पूरा खत्म कर दिया, परिवार व्यवस्था लगभग समाप्त प्राय होती जा रही है। तो हमारी समाज व्यवस्था समाप्त हो गई, परिवार व्यवस्था कमजोर हो गई, ईश्वर पर विश्वास खत्म होता जा रहा है,
सब कुछ तो जो लोकतंत्र है वो सबको समेट रहा है अपने अंदर और स्वयं विकृत है। अब जो खुद विकृत है तो वो क्या हमारा समाधान कर सकेगा?